Hello everyone and welcome to my YouTube channel Krishna Law Classes. Today we are going to a new subject Limitation Act 1963 यानी परिसीमा अधिनियम 1963। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है परिसीमा अधिनियम। देखिए जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, परिसीमा यानी लिमिटेशन, जो कि लिमिट करता है या किसी पर परिसीमा लगाता है। परिसीमा किस पर लगाता है? वाद लाने पर एक तरह से ये एक लिमिट लगाता है कि कितने टाइम के अंदर आपको वाद लाना है। ये नहीं कि परिसीमा थी 3 वर्ष के, आप जाग रहे हो 10 वर्ष बाद वाद लाने के लिए, तो आपको यह रोकता है कि आप इतने टाइम बाद वाद नहीं ला सकते हो। देखिए इससे पहले 3 बार लिमिटेशन एक्ट आ चुके हैं और इससे पहले जो एक्ट था वो 1908 का था और अब ये एक्ट अप्लाई होता है 1963 का। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? वादों और अन्य कार्रवाइयों, किसको? वादों और अन्य कार्रवाइयों की परिसीमा और तत्समय प्रवृत्त प्रयोजनों से संबंधित विधि का समेकन करना और संशोधन करना। मतलब अगर जरूरत पड़ी थी तो समय समय पर उसका समेकन भी किया जा सकता है और संशोधन भी किया जा सकता है। और ये भारतवर्ष के कौन से वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ? ये 14वें वर्ष में। इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें टोटल चैप्टर 5 हैं और टोटल सेक्शन 32 हैं और जिसमें 2 रिपील हो चुके हैं। और ये लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1964 को। ठीक है। और गवर्नर की असेंट कब मिली थी इसे? तो 5 अक्टूबर 1963 को। अब देखते हैं सेक्शन 1 जो बात करता है इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, यानी संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो ये इसका नाम क्या होगा? परिसीमा अधिनियम 1963। ठीक है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो हमने ऊपर देख ली है, लेकिन इसमें क्या है, जो केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। अब देखते हैं, अब जब हम सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं तो इसे हम अकेला नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन 1 जो इसके अप्लाई होने के बारे में बात करता है, तो हमें इसके साथ ये भी पढ़ना पड़ेगा कि ये अप्लाई कहाँ नहीं होता है। इसे हम को रिलेट करके पढ़ेंगे सेक्शन 29 के साथ, जो बात करता है सेविंग्स की। उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 है। ठीक है। और कोई स्पेशल लॉ है, ठीक है, वहाँ लागू नहीं होगा। और इस मैरिज, डाइवोर्स, इन मामलों में लागू नहीं होगा। और इसका सेक्शन 26 और 25 कहाँ लागू नहीं होगा? ईजमेंट एक्ट। ठीक है। ये कह रहा है सेक्शन 29 कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। और कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 10। ठीक है, जो कि ट्रस्टी के बारे में बताता है, जहाँ पर ट्रस्टी वाले मामलों में ये लागू नहीं होगा। और सेक्शन 11 जो आउट ऑफ टेरिटरी वाले मामलों में लागू नहीं होगा। तो अब देखते हैं सेक्शन 2 जो बात करता है इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ठीक है, तो पहले डेफिनेशन है आवेदक की, यानी कि एप्लीकेंट की। आवेदक कौन होता है? अर्जीदार, जो अर्जी लाता है। ठीक है। और वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार उत्पन्न करता है, जिस अर्जी के माध्यम से वह अपने आवेदन करने का अधिकार उत्पन्न करता है। और वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा किसकी तरह? निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। मतलब जो प्रॉपर्टी है वह उसका निष्पादन कैसे करता है? एज ए एग्जीक्यूटर या LR की तरह। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है आवेदन। आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है। सिंपल बात है, जब हम कहीं आवेदन करेंगे तो एप्लीकेशन तो देंगे ही, यानी अर्जी देंगे। ठीक है। पिटीशन के माध्यम से आवेदन दिया जाता है। 2C में है इसकी विनिमय पत्र, यानी हुंडी। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? विनिमय पत्र के अंतर्गत हुंडी आती है और चेक आते हैं। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज किस में है? C में है। इस तरह से याद कर लो, A फॉर एप्लीकेंट था जो कि 2A में है, और B में एप्लीकेशन है। पहले एप्लीकेंट आया, फिर एप्लीकेंट के बाद ही तो एप्लीकेशन आएगी। ये B से याद कर लो। C में बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है। अब देखते हैं D में। D में बंद पत्र है। हम पढ़ेंगे सिर्फ कुछ ही डेफिनेशंस को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे देखते चलते हैं। ठीक। और 2E में है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट बिल्कुल
वह व्यक्ति है जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। देखिए यहाँ 2E में डिफेंडेंट की डेफिनेशन है और प्लेंटिफ की यहाँ पहले डिफेंडेंट की दी गई है, उसके बाद है प्लेंटिफ की है। तो प्लेंटिफ की कहाँ है? 2I में। तो उन्हें याद रख लेना, सिंपल सा तरीका 2E एंड 2I, और इनकी डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पर इसके विरुद्ध है और वहाँ पर के। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिवादी के अंतर्गत वह व्यक्ति है जिससे जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। मतलब कि वह इस तरह का दायित्व उत्पन्न करता है कि कोई या वादी उस पर वाद ला सके, और वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो व्यक्ति है जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? प्रतिवादी द्वारा। मतलब प्रतिवादी द्वारा किस तरह किया जा रहा है? निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है सुखाचार की, यानी ईजमेंट की। 2F में है, अच्छे से याद कर लेना, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ईजमेंट की डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट में कहाँ पर है। तो सुखाचार के अंतर्गत संविदा से उद्भूत न होने वाला ऐसा अधिकार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा के किसी भाग को या किसी अन्य भूमि में उगी हुई उससे संलग्न या उस पर अस्तित्ववान किसी चीज़ को हटाने अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है। देखिए ईजमेंट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? ए राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है उनके बीच, मतलब जो राइट अराइज हो रहा है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, नेचुरली हो रहा है, और बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट। मतलब कि उसे ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की अन्य की मृदा के किसी भाग को या किसी अन्य की भूमि में उगी हुई या उसे संलग्न या उस पर अस्तित्वान कोई चीज़ है उसे हटाने और अपने लाभ के लिए प्रयोग करने का हकदार होता है। ये होता है सुखाचार। तो दूसरे की भूमि पर राइट देता है कि हम उसकी भूमि से कुछ भी चीज़ लें और उसका उपयोग कर सकें विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं सद्भाव यानी गुड फेथ की डेफिनेशन। 2H में है और हम IBC में कहाँ देखते हैं? 52 में देखते हैं। तो सद्भाव को अभी बात जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से नहीं की गई है, सद्भाव पूर्वक की गई हुई समझी जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वादी के अंतर्गत कौन आता है? हमने प्रतिवादी कहाँ देखा था? 2E में और 2I में वादी। इसमें भी सेम वही डेफिनेशन है, वह व्यक्ति जिससे है जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना अधिकार उत्पन्न करता है, वह व्यक्ति जिसको संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं परिसीमा काल यानी पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो ये किसमें? 2G में। परिसीमा काल से वह काल अभिप्रेत है जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है, और विहित काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो उस अधिनियम के बंधु के अनुसार संगठित परिसीमा काल हो, यानी कि मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर एनी सूट। मतलब कि कोई लिमिटेशन है, किस लिए प्रेस्क्राइब किया गया है? किसी सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए, किसके द्वारा? किसके माध्यम से? शेड्यूल के या एनी कोई प्रेस्क्राइब पीरियड है जो लिमिटेशन एक्ट द्वारा लगाया गया है इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं वचन पत्र। बस इतना ही याद रख लेना, प्रोमिसरी नोट कहाँ पर है? 2K में है। तो ये क्या है कि कोई ऐसी लिखत है जिसके द्वारा रचयिता किसी अन्य को धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि उसमें परिसीमित समय पर या मांग की जाने पर या दर्शन पर देने के लिए अतिरिक्त वचनबद्ध है। अब देखते हैं वाद की डेफिनेशन यानी सूट। 2L में है, 2K में वचन पत्र था। याद रखना वाद के अंतर्गत अपील या आवेदन नहीं आते। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वाद के अंतर्गत क्या आता है। तो सूट डजंट इंक्लूड एन अपील और एप्लीकेशन। ठीक है, 2M में है अपकृत्य की डेफिनेशन। ये भी पूछा गया
डेफिनेशन है। तो टोर्ट की डेफिनेशन कहाँ पर है लिमिटेशन एक्ट में? 2M में। और ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल संविदाभंग या न्यासभंग न हो। ओके, अब कहते से ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल संविदाभंग या न्यासभंग न हो, यानी कि tort means a civil wrong which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust। लास्ट डेफिनेशन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रस्टी की 2N में। तो 89 के अंतर्गत बेनामीदार बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार यह हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता है। नेगेटिव डेफिनेशन है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन नहीं आते हैं? ट्रस्टी डजंट इंक्लूड ए बेनामीदार मोर्गेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द mortgage has been satisfied or a person in wrongful possession without title। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि ट्रस्टी में कौन कौन शामिल नहीं है, ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसलिए याद रखना कौन कौन नहीं है। बेनामीदार बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात उसके कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार या हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता है। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जो बात करता है परिसीमा द्वारा वर्जन, अपील और आवेदनों की परिसीमा बताता है। चैप्टर 2 जो सेक्शन 3 से स्टार्ट है। तो परिसीमा द्वारा वर्जन किस तरह का होगा? धारा 4 से 24 तक, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं आती हैं, अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्ययन 4 से 24 तक याद रखना यह है कि विहित काल के पश्चात हर संस्थितवाद की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा यदि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठाई न गई हो। तो यहाँ पर देखो स्पष्ट 3 बातें कही गई हैं, बात खारिज कर दिया जाएगा 4 से 24 तक, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं, ठीक है। और यदि कब खारिज नहीं किया जाएगा यदि प्रतिरक्षा में जो प्रतिवादी है उसके द्वारा परिसीमा की बात न उठाई गई हो। सब क्लोज 2 कहता है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह है कि वाद की संस्थिति मामूली दशा में तब होती है जब वाद पत्र उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाद कब संस्थित किया हुआ समझ आएगा जब वाद पत्र उचित ऑफिसर के समक्ष पहुंच जाता है, ठीक है, उपस्थित कर दिया जाता है। और अकिंचन की दशा में तब होती है जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाज़त के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है। इस तरह से पूछ लेता है अकिंचन के तौर पर कब होगी? जब वाद लाने की इजाज़त के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आवेदन ही किया जा रहा है अकिंचन के तौर पर। और उस कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा हो तब होती है जब दावेदार के दावे का परिदान शासकीय समापक को पहली बार किया गया हो। किसका? दावेदार के दावे का परिदान मुजरे की दशा में उस तारीख को जिसको वह वाद संसित किया गया हो जिसमें मुजरे का अभियोजन किया गया हो, ठीक है। जिस वाद में मुजरे का अभियोजन किया गया हो उस वाद को संसित किया गया हो तब माना जाएगा मुजरे की दशा में। और प्रतिवादी की दशा में उस तारीख को जिसको न्यायालय में प्रतिदावा किया गया हो संस्थित किया गया समझा जाएगा। प्रतिदावा जो होता है उसकी दशा में कब समझा जाएगा? जिसको न्यायालय में प्रतिदावा पेश किया जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है, हाई कोर्ट में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है जब आवेदन उस न्यायालय के लिए उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है, ठीक है। उस न्यायालय में आवेदन के लिए उच्च ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, मामूली तौर पर कब होता है? जब उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित कर दिया जाता है, ठीक है। और अकिंचन की दशा में जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाज़त के लिए उसके द्वारा आवेदन किया जाता है, ठीक है। और कंपनी के विरुद्ध जब दावेदार के दावे का परिदान शासकीय समापक को पहली बार किया जाता है, ठीक है। और मुजरे की दशा में उस तारीख को जिसको वाद संसित किया गया जिसमें मुजरे का अभियोजन किया गया, ठीक है। और दावे की दशा में उस तारीख को होगा जिस तारीख में न्यायालय में प्रतिदावा किया गया हो, ठीक है। और उच्च न्यायालय में कब किया जाएगा? जब आवेदन उस न्यायालय के उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है। सेक्शन 4 बात करता है विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। जब न्यायालय बंद होगा तो विहित काल का अवसान होगा, मतलब कि एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज। जहाँ की किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए कोई विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता है जिस दिन न्यायालय बंद हो, वहाँ उस दिन वाद संसित किया जा सकेगा, अपील की जा सकेगी, आवेदन किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय फिर से खुले। मतलब कि मान लीजिए आपको कल वाद संसित करना था और कल संडे है तो आप नेक्स्ट डे कर सकेंगे,
जब भी कोर्ट खुले। सेक्शन 5 बात करता है वित्तकाल का कतिपय दशाओं में विस्तारण यानी कि एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। यहाँ पर जो परिसीमा काल है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है कुछ दशाओं में। तो कौन सी हैं वो दशाएं? कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के बंदों में से किसी के अधीन आवेदन से भिन्न हो वेदकाल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील आवेदन करने के लिए पर्याप्त हेतु था। मतलब कि ये पर्याप्त हेतु दिखा दे, जो कोर्स था उसका वो बता दे कि किस वजह से नहीं ला सका, तो कोर्ट संतुष्ट हो जाता है तो उस परिसीमा काल का विस्तारण किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि यह तथ्य है कि अपीलार्थी आवेदक वेदकाल का विनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति, निर्णय के कारण भुलावे पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतु हो सकेगा। मतलब पर्याप्त हेतु क्या होगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो वेदकाल का विनिश्चय संगणना जो करी थी उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण, जो उच्च न्यायालय कोई आदेश, पद्धति या निर्णय थे उसके कारण वह भुलावे में पड़ गया था, तो वह पर्याप्त हेतु माना जाएगा। सेक्शन 6 बात करता है लीगल डिसेबिलिटीज़ की यानी विधिक निर्योग्यता के बारे में, जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वाद संस्थित करने का या किसी डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक हो, जिसे वाद संस्थित करने का डिग्री के निष्पादन के लिए हक हो, और उस समय जब से वेदकाल की संगणना की जानी है अप्राप्त वह पागल या जड़ हो, वहाँ उस निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा अनुसूची के तीसरे स्तंभ में तथा निर्दिष्ट समय में अनुज्ञात होता है। मान लीजिए कि कोई उसे लीगल डिसेबिलिटी हो गई है, ठीक है, तो वो फिर से जब वो ठीक होता है तो फिर से उसी टाइम पीरियड में वह वाद संस्थित कर सकेगा जो अनुसूची के तीसरे खंड में निर्दिष्ट किया गया है। सबक्लॉज 2 कहता है जहाँ की ऐसा व्यक्ति उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है ऐसी दो निर्योग्यताओं से ग्रस्त हो रहा है, अथवा जहाँ की वह अपनी निर्योग्यता का अंत होने के पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाता है, मतलब एक खत्म हुई नहीं है उसकी डिसेबिलिटी की दूसरी स्टार्ट हो गई है, वहाँ दोनों निर्योग्यताओं का अंत होने के पश्चात उतने ही काल के भीतर संस्थित किया जा सके जितना वह ऐसे निर्दिष्ट समय से अनुज्ञात हो। तो फिर दोनों जब निर्योग्यताएं खत्म होंगी तभी वह वाद संस्थित कर सकेगा। सबक्लॉज 3 कह रहा है कि जहाँ की निर्योग्यता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहे, वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा ऐसे निर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता है। मतलब कि निर्योग्यता उसके मरने तक बनी रहती है, जब तक मर ना जाए उसकी डिसेबिलिटी खत्म ही नहीं होती है, तो फिर उसका LR उसकी मृत्यु के पश्चात उतने ही काल के भीतर बात संस्थित कर सकेगा जितने समय में वह कर सकता था। ठीक है, अब चलते हैं सबक्लॉज 4 की तरफ, जो कि बताता है जहाँ की उपधारा 3 में निर्दिष्ट विधिक प्रतिनिधि जिस व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व करता है उसकी मृत्यु की तारीख को ऐसे किसी निर्योग्यता से ग्रस्त हो, मतलब जो LR है जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसकी मृत्यु की तारीख को ऐसी निर्योग्यता से ग्रस्त हो, और वह भी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जो धारा 1 और 2 में नियम लागू होंगे। ठीक है, तो वो भी डिसेबिलिटी हो तो उसे भी धारा 1 और 2 के नियम लागू होंगे जो हम ऊपर देख चुके हैं, मतलब कि डिसेबिलिटी के खत्म होने के बाद वह भी बात संस्थित कर सकेगा। सबक्लॉज 5 बोल रहा है जहाँ की निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति निर्योग्यता का अंत हो जाने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात है, जो निर्योग्यता है उसकी डिसेबिलिटी उसके खत्म होने के पश्चात उस काल के भीतर जितनी अनुज्ञात है मर जाए, वहाँ उसका LR उसकी मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना वह व्यक्ति और अन्यथा उपलब्ध होता यदि उसकी मृत्यु न हुई होती। मतलब कि उसकी डिसेबिलिटी ठीक हो गई, ठीक है, ठीक होते ही वह मर गया तो उसका LR फिर से इतने ही समय के भीतर वाद संस्थित कर सकेगा जितना उसको मिलता। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है इस धारा के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तव्य के अंतर्गत गर्भस्थ अपत्य आता है। यहाँ पर अप्राप्तव्य कौन होगा, यानी कि माइनर कौन होगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन माइनर इंक्लूड्स ए चाइल्ड इन वॉर्म, जो बच्चा गर्भ में है वही माइनर माना जाएगा। सेक्शन 7
डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, यानी कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता, जहाँ की मतलब वाद संस्थित करने के समय डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्तः हकदार व्यक्तियों में से मतलब कि एक या एक से अधिक व्यक्ति हकदार है वाद संस्थित करने के लिए डिग्री के निष्पादन के लिए जो आवेदन करते हैं, और वह हकदार हैं एक या एक से अधिक व्यक्ति, और उनमें से कोई एक निर्योग्यता के अधीन है मतलब डिसेबल है, तो उस व्यक्ति यदि उस व्यक्ति की सहमति के बिना उन्मोचन किया जा सकता है, ठीक है, तो वहाँ उन सब के विरुद्ध समय का चलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। यदि उनकी उस व्यक्ति की जो डिसेबल हो गया है उसकी सहमति के बिना उसका उन्मोचन हो सकता है, तो वहाँ पर समय सीमा जो है वो चलनी आरंभ हो जाएगी। और किंतु जहाँ की ऐसा उन्मोचन न दिया जा सकता हो, मतलब कि उसकी सहमति के बिना आगे उन्मोचन नहीं दिया जाएगा, तो उनमें किसी के विरुद्ध तब तक समय का चलना आरंभ होना होगा जब तक कि उनमें से अन्यों की सहमति के बिना ऐसा उन्मोचन देने के लिए समर्थ न हो जाए या निर्योग्यता का अंत न हो जाए। मतलब कि जो व्यक्ति निर्योग्य है जब तक कि वह ठीक ना हो जाए उसकी डिसेबिलिटी, तब तक उसका डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी कि समय सीमा फिर से शुरू चलना आरंभ नहीं होगी जब तक वह ठीक न हो जाए। इसका एक्सप्लेनेशन 1 कहता है यह धारा हर प्रकार के दायित्व है जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति संबंधी दायित्व आता है उन्मोचन को लागू होती है। मतलब कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में जो दायित्व बनता है जितने भी हैं हर प्रकार के दायित्व को उन्मोचन को लागू होती है, यानी डिस्चार्ज को। एक्सप्लेनेशन 2 बोल रहा है कि मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता कुटुंब के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन्मोचन देने के लिए समर्थ केवल तब समझा जाएगा जबकि वह अविभक्त कुटुंब की संपत्ति का प्रबंध करता है। मतलब कि ये जो मिताक्षर विधि द्वारा शासित कोई हिंदू है और अविभक्त कुटुंब का कर्ता है, कुटुंब के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना इस धारा के प्रयोजन के लिए उन्मोचन देने के लिए समर्थ कब समझा जाएगा, जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी सहमति के बिना कोई उन्मोचन दे रहा है वो उसके लिए समर्थ कब समझा जाएगा, जबकि वह अविभक्त कुटुंब की संपत्ति का प्रबंध करता हो। यदि वह उसका मैनेज करता है संपत्ति को, तभी कर सकता है, अन्यथा नहीं। अब इसमें सेक्शन 8 में विशेष अपवाद दिए गए हैं, यानी स्पेशल एक्सेप्शन किसके, सेक्शन 6 एंड 7 के। तो कोई भी बात शुभ अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होती, ये कह रहा है सेक्शन 8। जो प्रियम्पशन होते हैं उनको लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। 6 और 7 में जो बताए गए हैं 6 और 7 वहाँ अप्लाई नहीं होंगे, कहाँ पर, प्रियम्पशन के मामले में। और न किसी वाद अथवा आवेदन का परिसीमा काल की नियोक्ता के अंत से या उससे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष से अधिक विस्तारित करने वाली ही समझी जाएगी। और 3 वर्ष से अधिक के लिए कोई विवाद प्रियम्पशन के मामले में आगे उसका एक्सटेंड नहीं किया जाएगा परिसीमा, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन 9 की तरफ, जो बात करता है समय का निरंतर चलते रहना, मतलब कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। जहाँ की एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए वहाँ वाद संस्थित करने या आवेदन करने की किसी भी पार्श्विक निर्योग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता। मतलब कि ये कि वाद संस्थित हो गया, डिसेबिलिटी पहले से नहीं है, वाद संस्थित होने के बाद यदि कोई डिसेबिलिटी होती है तो वहाँ पर अगर एक बार बाद परिसीमा काल चलना शुरू हो गया तो वह फिर उसके बाद भी किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं रुकेगा। परंतु जहाँ किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र, ठीक है, उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, कोई लेनदार है उसकी संपदा का प्रशासन पत्र है और उसके ऋणी को वह अनुदत्त कर दिया गया हो, वहाँ ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद परिसीमा काल का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक प्रशासन चलता रहे, ये इसका एक्सेप्शन है। सेक्शन 10 की तरफ चलते हैं, जो बात करता है न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। तो इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसमें संपत्ति किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास निहित हुई हो अथवा उसके विधिक प्रतिनिधियों या समूह निदेशियों के विरुद्ध जो मूल्यवान प्रतिफलार्थ अनुदेशित ही न हो, उसके उनके हस्तगत ऐसी संपत्ति या उसके आगमों का पीछा करने के प्रयोजन से या उस संपत्ति या उसके आगमों के लेखा के लिए कोई वाद कितना भी समय बीत जाने के कारण वर्जित न होगा। ये सीधे सीधे हमने सेक्शन 1 में देख लिया था कि न्यासी हैं उनके प्रतिनिधियों के जो विरुद्ध वाद होते हैं वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट सिंपल सी बात है अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं लगेगी, कोई परिसीमा नहीं होगी, ओके। और इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी हिंदू मुसलमान या बौद्ध धार्मिक या खैराती विन्यास में समाविष्ट कोई भी संपत्ति
एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास नीति समझी जाएगी और संपत्ति का प्रबंधक उसका न्यासी समझा जाएगा। मतलब कि जो हिंदू मुसलमान या बौद्धिक धर्म या खैराती विन्यास में समाविष्ट कोई संपत्ति है तो एक निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास नीति समझी जाएगी वह, और जो उसका प्रबंध करता है वो न्यासी समझा जाएगा। सेक्शन 11 ये भी हम देख चुके थे, अप्लाई नहीं होता लिमिटेशन एक्ट। यहाँ पर जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर बात, मतलब कि जहाँ जहाँ ये लिमिटेशन एक्ट अप्लाई है उनसे बाहर किसी अधिकारिता में क्षेत्राधिकार में कोई संविदा की गई है, मतलब संविधाओं के आधार पर वाद लाया गया। तो जैसे जम्मू कश्मीर राज्य है, अब तो ये इंक्लूड है लेकिन पहले नहीं था इंडिया में, तो यह विदेश में की गई संविधाओं के आधार पर उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है संस्थित किए गए बाद इस अधिनियम में अंतर्विष्ट परिसीमा विषयक नियमों के अधीन होंगी। मतलब ये कि जम्मू कश्मीर राज्य है या विदेश में कोई संविदा की गई है संविधाओं के आधार पर उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, ठीक है, इनमें जम्मू कश्मीर में विदेश में भी जहाँ भी इस अधिनियम का विस्तार है वे इस अधिनियम के द्वारा विस्तार बंधित समझे जाएंगे।